नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निकलेश है और मैं आपका स्वागत करता हूं वाइब टेल्स चैनल पर। आज हमारी कहानी का विषय है रतन टाटा जी की कामयाबी। रतन टाटा एक प्रमुख व्यापार टाइकून, परोपकारी और एक प्राचीन आकृति जिसकी सफलता की कहानी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। टाटा ग्रुप भारत का प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय संघ है जो वर्ष 1868 में स्थापित है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ऑटोमोटिव, इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। श्री रतन टाटा 1990 से 2012 वर्ष तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष थे। श्री रतन टाटा अपने करियर की शुरुआत से ही दृष्टि रखने वाला व्यक्ति है और उनके असाधारण कौशल ने विश्व भर की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। जिन मूल्यों और नीतियों से मैंने जीने का प्रयास किया है, उनके अलावा जो विरासत में छोड़ना चाहूंगा वो एक बहुत आसान है। मैंने हमेशा उसके लिए खड़ा रखा है जिसे मैं सही बात समझता हूं, और मैंने जैसा भी हो सकता हूं उतना ही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने की कोशिश की है। श्री रतन टाटा। आइए हम सफलता की यात्रा को विस्तार से समझते हैं। श्री रतन टाटा कौन है? श्री रतन नवल टाटा का पुत्र है, जिसे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के रतन जी टाटा पुत्र ने अपनाया था। उन्होंने वास्तुकला में स्नातक की डिग्री के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से स्नातक किया। वो 1961 में टाटा में शामिल हुए, जहां उन्होंने टाटा स्टील के दुकान के फर्श पर काम किया। बाद में उन्होंने वर्ष 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में सफलता हासिल की। श्री रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा का जन्म मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को पारसी ज़ोरोएस्ट्रियन परिवार में हुआ था। वो नवल टाटा का पुत्र है जो सूरत में पैदा हुआ था और बाद में टाटा परिवार में अपनाया गया था, और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की भविष्यवाणी सुनी। टाटा के जैविक दादा हुरमुसजी टाटा रक्त द्वारा टाटा परिवार के सदस्य थे। 1948 में जब टाटा 10 था, उनके माता पिता ने अलग अलग किया और बाद में उन्हें नवजबाई टाटा, उनकी दादी और रतनजी टाटा की विधवा द्वारा उठाया और अपनाया गया। उनके पास एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक अर्ध भाई नोएल टाटा है, जिसके साथ साइमन टाटा के साथ नौसेना टाटा के दूसरे विवाह से उन्हें उठाया गया था। टाटा ने अपने माता पिता के तलाक के बाद अपनी माता पिता की देखभाल में भारत में अपने बचपन में से अधिकांश खर्च किया। बंबई के मनुष्यों में अपने पद में रतन टाटा ने बताया कि वे किस प्रकार प्रेम में पड़े और लगभग लॉस एंजल्स में विवाहित हुए। दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी दादी के असफल स्वास्थ्य के कारण भारत जाने के लिए मजबूर किया गया। भारत चीन युद्ध के कारण भारत में अस्थिरता के कारण उनके माता पिता इस बात से सुविधाजनक नहीं थे। इसका मतलब है उनके संबंध का अंत। शिक्षा और करियर। श्री रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई में 8th वर्ग तक अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई, फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल में, जहां उन्होंने वर्ष 1955 में ग्रेजुएट किया। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में नामांकन किया, जहां उन्होंने 1959 में आर्किटेक्चर में स्नातक किया। 2008 में
टाटा द्वारा गिफ्ट किया गया कॉर्नेल $50 मिलियन विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दाता बन गया है। 1970 में टाटा समूह में प्रबंधकीय स्थिति दी गई। 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का राजस्व 40 गुना से अधिक हो गया और 50 गुना से अधिक लाभ हुआ। जब रतन टाटा ने कंपनी की बिक्री को बहुत अधिक मात्रा में कमोडिटी सेल्स लिया, लेकिन बाद में अधिकांश बिक्री ब्रांड से आई। टाटा ग्रुप में प्रवेश। ये यात्रा तब शुरू होती है जब श्री JRD टाटा चेयरमैन ने टाटा सन्स के नीचे चले गए और श्री रतन टाटा ने वर्ष 1991 में अपने उत्तराधिकारी के रूप में कार्य किया। ये समाचार रूसी मोदी, टाटा स्टील, दरबारी सेठ, टाटा टी, टाटा के मिकल्स, अजित केरकर, ताज होटल और नानी पालखीवाला अनेक टाटा कंपनियों के निदेशक जैसे मौजूदा कार्यपालिकाओं के लिए आश्चर्य के रूप में आया। इस समाचार के कारण समूह में कड़वाहट हुई और कई लोग इस निर्णय से असहमत हुए। मीडिया ने श्री रतन टाटा को गलत विकल्प के रूप में ब्रांड किया, लेकिन श्री रतन टाटा ने दृढ़ता और समर्पण के साथ काम करते रहे। अपनी अवधि के दौरान वो सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है। नीति के अनुसार रिटायरमेंट की आयु 70 पर सेट की गई थी और सीनियर एग्जीक्यूटिव 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएंगे। इससे कर्मचारियों को युवा प्रतिभाओं से बदलना शुरू हो गया। इसके कारण मोदी को सैक किया गया। सेठ और केरक के सेवानिवृत्त होने के कारण उम्र की सीमाओं को पार करने के कारण उत्तराधिकार संबंधी समस्या को क्रमबद्ध किया गया और बीमारी के कारण पालखीवा ने नौकरी छोड़ दी। एक बार उत्तराधिकार संबंधी मुद्दा को सुलझाने के बाद रतन टाटा ने महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रुप कंपनियों को ब्रांड नाम टाटा के उपयोग के लिए टाटा सन्स को रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए विश्वास दिलाया और व्यक्तिगत कंपनियों को ग्रुप ऑफिस की रिपोर्ट भी दी। उनके अंतर्गत समूह सीमेंट, कपड़ा और प्रसाधन जैसे व्यापार से बाहर निकल गया और इसने अन्य पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे सॉफ्टवेयर पर और दूरसंचार व्यापार, वित्त और खुदरा व्यापार भी प्रवेश किया। इन सभी के दौरान श्री JRD टाटा ने रतन टाटा को एक परामर्शदाता के रूप में मार्गदर्शन दिया। यद्यपि आलोचनाएं हुई थी। रतन टाटा उपलब्धियां। रतन टाटा अचीवमेंट्स। अपने सापेक्ष अनुभव के कारण आलोचना का सामना करने के बावजूद उन्होंने टाटा समूह की बाधाओं को अपनाया और उसे वैश्विक समूह बनाने का नेतृत्व किया, जिसमें विदेश से आने वाले राजस्व का 65% था। उनके नेतृत्व में समूह की राजस्व 40 गुना बढ़ गई और लाभ 50 गुना बढ़ गया। बिजनेस को वैश्वीकृत करने के उद्देश्य से टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के नेतृत्व में कई रणनीतिक अधिग्रहण किए। इनमें $431.3 मिलियन के लिए लंदन आधारित टेटली टी की खरीद, $102 मिलियन के लिए दक्षिण कोरिया के डेवो मोटर्स की ट्रक निर्माण इकाई का अधिग्रहण और $11.3 बिलियन के लिए एंग्लो डच कंपनी कोरस ग्रुप का टेकओवर शामिल है। टाटा टी द्वारा टेटली, टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील द्वारा कोरस सहित ये अधिग्रहण टाटा ग्रुप को अपने वैश्विक फुटप्रिंट का विस्तार करने में मदद करते हैं, जो 100 से अधिक देशों तक पहुंच जाते हैं। इसने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। टाटा नैनो का परिचय। 2015 में रतन टाटा ने
टाटा नैनो कार की शुरुआत की, जो दुनिया भर में मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। टाटा नैनो 5 लोगों के लिए सीटिंग क्षमता और $2000 की शुरुआती कीमत के साथ इसकी किफायतीता और सुविधा के कारण लोगों की कार के नाम से जाना जाता है। रतन टाटा का परोपकारी योगदान। शिक्षा में योगदान। रतन टाटा ने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया। उच्च शिक्षा के लिए जेएन टाटा एंडोमेंट भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। टाटा ट्रस्ट शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को संबोधित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें सीमांत समुदायों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है। उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण विचार, समस्या समाधान, सहयोगी शिक्षण और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण अनुभव प्रदान करना है। शिक्षा के क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट का काम संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDG के साथ संरेखित है। क्वालिटी एजुकेशन SDG 4, लिंग समानता SDG 5, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक कार्य SDG 8, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर SDG 9, कम असमानता SDG 10, SDG 17 प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप। भारत और विदेश में रतन टाटा के अंतर्गत टाटा ट्रस्टों द्वारा अनेक प्रमुख शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और समर्थन किया गया है। इनमें शामिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IITB में टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT and the University of Chicago, Tata Center for Genetics and Society at the University of California, San Diego, Harvard University South Asia Institute, Indian Institute of Science IISC, Bengaluru, Tata Institute of Social Sciences TISS, Mumbai, Tata Memorial Center, Mumbai, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, मुंबई, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NICE, बेंगलुरु। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय के सहयोग से $28 मिलियन टाटा फंड रेजिंग अभियान की स्थापना की, ताकि उन भारतीय अंडरग्रेजुएट को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके जो शैक्षिक खर्चों को वहन नहीं कर सकते। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान। रतन टाटा ने भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मातृ स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर, मलेरिया और क्षय रोग जैसी बीमारियों के डायग्नोसिस और इलाज को संबोधित करने की पहलों का समर्थन किया है। उन्होंने अल्जाइमर रोग पर अनुसंधान के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में न्यूरोसाइंस केंद्र को ₹750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया है। रतन टाटा ने उचित मातृ देखभाल, पोषण, पानी, स्वच्छता और बुनियादी ढांचागत सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और कार्यान्वयन भागीदारों के साथ मिलकर काम किया है। ग्रामीण और कृषि विकास में योगदान। ग्रामीण भारत की पहल TRI, टाटा समूह की एक पहल तीव्र गरीबी के क्षेत्रों को बदलने के लिए सरकारों, NGO, सिविल सोसाइटी समूहों और परोपकारियों के साथ सहयोग करती है। रतन टाटा ने प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उदार दान
किए हैं और स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में सहायता दी है। सर रतन टाटा ट्रस्ट। रतन टाटा द्वारा 1919 में स्थापित न्यास विभिन्न क्षेत्रों में वंचित लोगों की खुशहाली के लिए काम करता है। न्यास 2 प्रकार के अनुदान प्रदान करता है। संस्थागत अनुदान, इनमें एंडोमेंट अनुदान, कार्यक्रम अनुदान और छोटे अनुदान शामिल हैं। आपातकालीन अनुदान, आपातकालीन स्थिति या संकट के समय इन अनुदान प्रदान किए जाते हैं। सर रतन टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के अलावा रतन टाटा सर, दोराबजी टाटा और संबंधित ट्रस्ट का प्रमुख भी है और टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी का मालिक है। रतन टाटा द्वारा अन्य पहल। रतन टाटा ने भारत और विदेश दोनों संगठनों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। वे एल्कोआ इंक, मोंडेलेज इंटरनेशनल और ईस्ट वेस्ट सेंटर सहित कई कंपनियों और संस्थानों के बोर्ड पर कार्य करते हैं। वे दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डीन के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सलाहकार बोर्ड और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य भी हैं। वे बोकोनी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। वे 2006 से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड (IAB) के सदस्य रहे हैं। 2013 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया। फरवरी 2015 में रतन ने वाणी कोला द्वारा स्थापित वेंचर कैपिटल फर्म कलारी कैपिटल में एक सलाहकार भूमिका अदा की। शीर्षक और सम्मान। रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया है। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT खड़गपुर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों से भी मानद डॉक्टरेट प्राप्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति और वर्तमान संलग्नता। रतन टाटा ने 75 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 2012 को अपनी स्थिति से सेवानिवृत्त हो गए। शाहपुर जी पल्लोन जी समूह के साइरस मिस्त्री ने उनका उत्तराधिकार प्राप्त किया। हालांकि निदेशक मंडल से विपक्ष के कारण 2016 में मिस्त्री को उनकी स्थिति से हटा दिया गया था और रतन टाटा ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जनवरी 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप और रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स का नेतृत्व किया है, जिससे उसे दूसरा व्यक्ति JRD टाटा के बाद दोनों कंपनियों का प्रमुख बन जाता है। श्री रतन टाटा के सामने आने वाली चुनौतियां। रतन टाटा को कोर मैनेजमेंट से 50 लाख रुपए फंड मंजूर न करने के कारण वर्ष 1977 के दौरान इम्प्रेस मिल को नुकसान करने वाली इकाई को पोषित करने का असाइनमेंट बंद करने के लिए बाध्य था। इस इकाई को क्रांतिकारी सपना देखा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे बंद कर दिया गया था और रतन को अवसादित कर दिया गया था। उन्हें वर्ष 1981 में JRD टाटा द्वारा टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अगले उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद कई सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। टाटा ग्रुप के कर्मचारियों, निवेशकों और शेयरधारकों के साथ सार्वजनिक मानते थे कि उन्हें ऐसी बड़ी कंपनियों के समूह की एकमात्र जिम्मेदारी को संभालने के लिए एक नया फ्रेशर माना जाएगा। उन्होंने वर्ष 1998 के दौरान कार मार्केट में आने का फैसला किया और टाटा इंडिका नाम के साथ अपना पहला कार
मॉडल लॉन्च किया जो पूरी तरह से विफल रहा क्योंकि लोगों ने कार खरीदने में कभी भी अपनी रुचि नहीं दिखाई थी। उन्होंने 1999 वर्ष के दौरान पूरी कंपनी बेचने का फैसला किया और तदनुसार इसे खरीदने के लिए फोर्ड मोटर से संपर्क किया। ऐसी कंपनियों के सबसे बड़े समूह का मालिक होने के कारण टाटा को फोर्ड मालिक द्वारा अपमानित किया गया था, जो ऐसे बड़े उद्यमी के लिए एक अत्यंत मुश्किल और निराशाजनक स्थिति थी। फोर्ड ने रतन टाटा को, जब आपको यात्री कारों के बारे में कुछ नहीं पता तो आपने बिजनेस शुरू क्यों किया, बताकर अपमानित किया। इन शब्दों का जवाब रतन टाटा द्वारा जब उन्होंने 2008 वर्ष के दौरान दिवालियापन से फोर्ड को बचाया तो जगुआर लैंड रोवर यूनिट खरीदकर, जिसके लिए टाटा को भी 2500 करोड़ का नुकसान होना पड़ता है। सफलता का सबक हम रतन टाटा से सीख सकते हैं। 1. उत्कृष्टता और इनोवेशन का लक्ष्य। रतन टाटा ने टाटा समूह के भीतर नवान्वेषण और उत्कृष्टता की सीमाओं को दबाने के महत्व पर लगातार जोर दिया है। उन्होंने परिवर्तनशील परिवर्तनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपनी टीम को रचनात्मक रूप से सोचने और निरंतर सुधार के लिए प्रयास करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया है। 2. बदलने के लिए अनुकूलता अपनाएं। रतन टाटा हमेशा बदलने के लिए खुला रहा है और इसे व्यवसाय के प्रति उनके दृष्टिकोण का केंद्रीय भाग बना दिया है। उन्होंने प्रमुख परिवर्तनों के माध्यम से टाटा समूह को सफलतापूर्वक नेविगेट किया है और निरंतर नई प्रौद्योगिकियों और बाजार प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए तेजी से तैयार रहा है। इस अनुकूलता ने टाटा ग्रुप को तेजी से विकसित होने वाले व्यावसायिक वातावरण में प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में सक्षम बनाया है। 3. नैतिक नेतृत्व का पालन करें। रतन टाटा नैतिक नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने हमेशा अखंडता के साथ बिजनेस का आयोजन किया है और कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदायों सहित सभी हितधारकों का सम्मान और निष्पक्षता के साथ इलाज किया है। 4. संगठन के भीतर विश्वास और टीम वर्क को बढ़ावा देना। टाटा समूह के अंदर विश्वास की संस्कृति बनाने के लिए रतन टाटा ने बार बार टीम वर्क के मूल्य पर प्रकाश डाला है। उन्होंने टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने और उन्हें चुनौतियों का सामना करने और नवान्वेषण करने की स्वतंत्रता देने में विश्वास किया है। इस दृष्टिकोण ने टीम के सदस्यों के बीच स्वामित्व और जवाबदेही की मजबूत भावना पैदा करके टाटा ग्रुप की सफलता में योगदान दिया है। 5. स्थिरता को प्राथमिकता देना। टाटा समूह के भीतर स्थिरता को आगे बढ़ाने में एक नेता के रूप में रतन टाटा हमेशा पर्यावरण पर उन प्रभावों पर जागरूक रहा है। उन्होंने ग्रुप के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई पहल शुरू की है और पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रोडक्ट और सेवाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। 6. सहानुभूति और करुणा प्रदर्शित करना। रतन टाटा को हमेशा अपनी करुणा और जरूरतमंदों को सहायता देने की उनकी इच्छा के लिए जाना जाता है। उन्होंने परोपकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत जैसे विभिन्न कारणों का समर्थन किया है। उनके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण ने न केवल उनकी आवश्यकता में मदद की है, बल्कि उन्हें कई लोगों का सम्मान और प्रशंसा भी मिली है। 7. उदाहरण के साथ लीड करें। रतन टाटा उदाहरण के द्वारा अग्रणी मानते हैं और अपने
और उसकी टीम के लिए उच्च स्तर निर्धारित करते हैं। उन्हें सही कार्य करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता है, परिणामों के बावजूद, और दूसरों को अपनी लीड का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है। निष्कर्ष: रतन टाटा का जीवन और जीवन यात्रा का तरीका विश्व में सकारात्मक प्रभाव डालना चाहने वाले किसी के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। उत्कृष्टता, नवान्वेषण और अनुकूलता पर उनका ध्यान टाटा समूह की सफलता तथा नैतिक नेतृत्व तथा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में योगदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त टीम वर्क और सततता पर उनका जोर और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने की उनकी करुणा और इच्छा सभी के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। ये सबक न केवल बिजनेस लीडर के लिए प्रासंगिक है, बल्कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालना चाहता है।